हाँ स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून बेटा। देखिए सॉल्यूशन चैप्टर हम पढ़ रहे थे, यानी कि विलियन और लास्ट टॉपिक हमने राउल्ट के नियम और साथ ही साथ उसके द्वारा जो दो अलग अलग केस थे जिसमें हमने द्रव प्लस द्रव का मिश्रण, द्रव प्लस गैस, द्रव प्लस ठोस का मिश्रण, दो अलग अलग केस पढ़े थे ना। एक तो पढ़ा था हमने लिक्विड के साथ में लिक्विड वाला मिश्रण और सेकंड केस पढ़ा था हमने लिक्विड के साथ में सॉलिड वाला यानी ठोस का मिश्रण। दोनों ही डिस्कस किए थे ना, ठीक है। और दोनों को अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया था, इनका एक मैथमेटिकली फॉर्म भी निकल के आती है, वो भी चीज़ें हमने समझ ली थी। ओके, इसके बाद में आपको ये बताया था कि अगर हम बात करें बेटा कभी गैसीय अवस्था की और इस जगह आपको वाष्प दाब निकालना हो, गैसीय अवस्था में अगर आपको वाष्प दाब की गणना करनी है तो हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं? डोल्टन। तो हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं भाई? डोल्टन का। दो ही नियमों की बात करी बेटा हमने, एक तो राउल्ट का नियम, राउल्ट ये जो नियम होता है वो द्रव की अवस्था में या फिर बोल लो विलयन के रूप में लागू होता है। कोई विलयन होगा या द्रव अवस्था होगी ना, तो ही हम राउल्ट के नियम की बात करते हैं ना। सामान्य रूप से समझ जाओ बेटा, द्रव की बात कर रहे हैं, लिक्विड फॉर्म की बात करते हैं, ठीक है। राउल्ट का नियम कहाँ अप्लाई करते हैं? जब लिक्विड अवस्था की बात आती है। क्लियर हुई बात? ठीक है। इसमें दूसरी बात ये बताई थी आपको राउल्ट नियम में कि जो आंशिक दाब निकल के आता है किसी एक कंपोनेंट का, वो ये निकलता है पी ए बराबर उसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब इनटू उसका मोल फ्रैक्शन यानी मोल अंश, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो निकल के आता है उसका वाष्प दाब निकलता है। सपोज इसी प्रकार से मैं बी कंपोनेंट का निकालना चाह रहा हूँ तो पी बी नोट हो जाएगा और एक्स बी से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर हुई ना बात? ये डॉल्टन पढ़ा था, राउल्ट पढ़ा था। और डॉल्टन साहब क्या कहते हैं? डॉल्टन ने इतना बताया कि पहली बात तो ये कौन सी जगह अप्लाई होता है? गैसीय अवस्था में। जब गैसियस फॉर्म की बात कर रहे हो और उससे क्या आपको आंशिक दाब की गणना करनी हो ना, तो आप डॉल्टन नियम लगाओगे, है ना। डॉल्टन साहब के अकॉर्डिंग क्या था कि किसी भी एक कंपोनेंट का जो गैसीय अवस्था में आंशिक दाब होगा, अब ये जो भी आंशिक दाब वो कौन सी अवस्था में निकल रहा है? गैसीय अवस्था में। तो एक तो होगा बेटा उस गैसीय अवस्था में उसके मोल फ्रैक्शन, जैसे हमने x से लिखा उसको y से लिख दिया क्योंकि दोनों सेम सेम हो जाते हैं। चाहो तो x डैश लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ x लिखा तो यहाँ क्या लिख दिया? y। a का मोल अंश, लेकिन मोल अंश कहाँ पर? गैसीय अवस्था में। ये विलयन के अंदर मोल अंश है, x है तो किसके अंदर बेटा? विलयन के अंदर मोल अंश, और ये किसमें? गैस में मोल अंश, ठीक है। और कुल दाब, कुल दाब कितना होता है? इन दोनों को जोड़ करके हम कुल दाब निकालते थे। P बराबर क्या होता है? पी ए प्लस पी बी, और ऐसे निकलेगा ना, इन दोनों को जोड़ के कुल दाब निकल जाएगा, उस कुल दाब से गुणा करते हैं। सिमिलर अगर बी कंपोनेंट का निकालना है आपको तो क्या निकलेंगे बेटा? वाई बी इंटू पी। क्लियर है बात, है ना। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी, उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई भी होगी। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने पढ़ा था। अब इसके आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? विलयन के प्रकार। लास्ट क्लास में मैं थोड़ा सा बता के भी गया था कि राउल्ट के अकॉर्डिंग, इस राउल्ट को जो लोग फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने बात करी कि विलयन को दो भागों में बांटेंगे, है ना। तो हेडिंग डालो विलयन के, अच्छा, राउल्ट नियम के आधार पर विलयन के प्रकार, ऐसे लिखो। राउल्ट नियम के आधार पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, ठीक है बेटा। दो चीजें बताई थी आपको कल की क्लास में, विलयनों को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है आदर्श विलयन। कौन सा विलयन होता है भाई? आदर्श, आइडियल, है ना। और दूसरा होगा अनादर्श विलयन। नॉन आइडियल। क्लियर हुई बात? आदर्श और अनादर्श। सुनिएगा ध्यान से, देखो अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स इसमें से निकल के आते हैं, देखो आदर्श बिंदु में सबसे पहली बात आती है राउल्ट नियम जो होता है ना बेटा, राउल्ट नियम से जो वाष्प दाब निकल के आता है ना, वो बराबर होता है, मतलब राउल्ट नियम को फॉलो करता है।
आदर्श विलयन किसे कहते हैं? जो राउल्ट नियम को फॉलो करते हैं वो आदर्श कहलाते हैं, जो राउल्ट नियम को फॉलो नहीं करते हैं वो अनादर्श कहलाते हैं। क्लियर हुई बात है ना? मतलब राउल्ट के हिसाब से क्या निकल के आता है हमारे पास में, P बराबर होता है PA प्लस PB। और PA कैसे निकालते थे? PA नोट XA। PB कैसे निकालते हैं? PB नोट XB। तो यही तो लिखा राउल्ट नियम से, कुल दाब इसके बराबर आना चाहिए राउल्ट के अकॉर्डिंग। विलियन में A का वाष्प दाब के अकॉर्डिंग इतना निकला, B के अकॉर्डिंग इतना निकला, दोनों को जोड़ के कुल वाष्प दाब आना चाहिए। तो अगर राउल्ट नियमों को फॉलो करता है, अगर राउल्ट नियम को फॉलो करता है तो हम कह देंगे आदर्श विलयन है। अनादर्श में क्या बोलोगे कि जो वाष्प दाब निकल के आएगा ना PA नोट XA प्लस PB नोट XB, ये बराबर नहीं होगा। भाई राउल्ट के हिसाब से ये निकला, विलयन का वाष्प दाब ये है, ये बराबर नहीं होता, इज नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया अनादर्श। बात समझ में आई है ना? पहला अच्छा डेफिनेशन तो हम डायरेक्ट किसके अकॉर्डिंग दे देते हैं बेटा? राउल्ट के अकॉर्डिंग। फिर इसमें इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, गुण की। गुण में पहला ही गुण लिख दिया, राउल्ट का वाष्प दाब और विलयन का वाष्प दाब समान होता है। विलयन का वाष्प दाब P है, राउल्ट का वाष्प दाब ये नोट वाला है, इसमें समान नहीं होता। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। क्लियर हुई क्या बात? सेकंड पॉइंट में क्या कहते हैं बेटा कि विलयन में जो टोटल आयतन होगा डेल्टा V वो शून्य होगा। आयतन में परिवर्तन कैसे कहना चाह रहे हैं कि A था बेटा ये B था, दोनों को मैंने मिलाया, क्या बन गया? A प्लस B। इसका आयतन और इसका आयतन जोड़ लो, फाइनल आयतन देख लो, तो फाइनल में से इसको घटाएंगे तो 0 आना चाहिए। कहने का मतलब ये कहना चाह रहा हूँ बेटा 2 लीटर ये लिया, 3 लीटर ये लिया, तो कितना लीटर होना चाहिए? 5, है ना? तो विलयन का आयतन कितना? 5। 5 में से स्टार्टिंग वाले इन दोनों को जोड़ के घटा दो, 5 माइनस 5 तो 0 आना चाहिए। आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जितना आपने टोटल आयतन लिया है उतना विलयन का बन जाना चाहिए। पर अनादर्श में ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है कि आयतन या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। मतलब अगर सीधा सीधा बोलूं तो डेल्टा V इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है बेटा डेल्टा H, एंथैल्पी परिवर्तन, वो भी शून्य होना चाहिए। एंथैल्पी परिवर्तन मतलब क्या है कि इस अभिक्रिया में न तो ऊष्मा मुक्त होनी चाहिए, न ही अभिक्रिया आनी चाहिए। मतलब अभिक्रिया न तो ऊष्मा छेपी हो, ना ही ऊष्मा शोषी हो। एक्जोथर्मिक और जो भी दोनों रिएक्शन है ना, ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी, है ना, दोनों टाइप्स की रिएक्शन इसमें नहीं आनी चाहिए। ठीक है। तो एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों रिएक्शंस की बात करें, दोनों ये नहीं होनी चाहिए भाई। क्लियर हुई बात? क्या क्या काम ने कि ना तो ऊष्मा निकलनी चाहिए ना काम में आनी चाहिए। कुल मिला के बात है ऊष्मा परिवर्तन शून्य होगा। भाई जितनी ऊष्मा पहले थी उतनी बाद में रहेगी, जब आई भी नहीं और गई भी नहीं तो सही बात है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। अनादर्श में, अनादर्श में परिवर्तन आएगा, कितना आएगा नहीं जानते हम, नॉट इक्वल टू 0। मतलब ऊष्मा बाहर भी निकल सकती है, ऊष्मा आ भी सकती है। क्लियर? अच्छा, फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो बेटा इनके अणुओं के बीच आकर्षण की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखो यहां ए के अणु है पूरे के पूरे, तो ए के बीच का आकर्षण बल यहां पूरे इसमें बी है, तो बी और बी के बीच का आकर्षण बल और इसमें देखा तो इसमें क्या है, ए और बी है, तो ए बी का आकर्षण बल बात समझ में आ रही है आपको ना? क्या कहा बेटा मैंने? ए का आकर्षण बल, बी का आकर्षण बल और दोनों को मिला के जो विलयन बना उसमें ए बी का आकर्षण बल, ये हमेशा बराबर आने चाहिए। आदर्श है तो, आदर्श है तो ये हमेशा क्या आने चाहिए भाई? बराबर आना चाहिए। ये हमेशा बराबर आना चाहिए। ठीक है। लेकिन बात करो बेटा, चलो कोई बात नहीं, मैं देखा मुझको सीधा काम हो जाएगा ना, कोई बात नहीं। ये बात समझ में आई? इनके बीच का आकर्षण बल है, ए का आकर्षण बल, बी का आकर्षण बल और ए बी का आकर्षण बल सब समान होने चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है, समान नहीं होंगे। अरे ए का आकर्षण बल ऐसे लिख देता हूँ डायरेक्ट, बी का आकर्षण बल और इधर हो जाएगा ए बी का आकर्षण बल, ये कभी भी बराबर नहीं होंगे। उम्मीद है यहाँ तक की बातें समझ में आई होगी आपको ना? ठीक है। तो कुल मिला के बात यही था। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, 2-2 3-3 एग्जाम्पल के कौन कौन से विलयन आदर्श होते हैं, कौन से अनादर्श होते हैं, वो लिखवाएंगे लास्ट में। आदर्श अनादर्श समझ में आ गए। इसके बाद में डिस्कस करेंगे कि अनादर्श विलयन है, इसको 2 भागों में बांटते हैं। अनादर्श विलयन को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? एक तो होता है
धनात्मक विचलन वाला और एक होता है ऋणात्मक विचलन वाला। तो धनात्मक और ऋणात्मक विचलन मतलब क्या बेटा, किसी में जो परिवर्तन हो रहा है वो ज़्यादा के हिसाब से होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, किसी में नेगेटिव होगा, क्योंकि चेंज तो आएगा, ये बात क्लियर है भाई, इसमें चेंज तो आ रहा है, पर कैसे आएगा उसके हिसाब से दो भागों में बांटेंगे। ठीक है, तो भाई ऐसा भी है ना, वाष्प दाब कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, कम हुआ तो हम उस हिसाब से बात करेंगे, ज़्यादा हुआ तो उस हिसाब से बात करेंगे ना, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी तो हमने आदर्श और अनादर्श की बात करी, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, तो इसमें एक लाइन लिखो पहले, राउल्ट नियम के आधार पर, राउल्ट नियम के आधार पर विलयन को दो भागों में बांटा जाता है। विलयन को दो भागों में बांटा जाता है। दोनों के नाम लिख लो पहले एक बार, तो आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन है ना, नंबर 1 आदर्श और नंबर 2 अनादर्श, फिर पहली हेडिंग डाल लेना, आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहले हेडिंग डाल दो आदर्श विलयन, आदर्श विलयन लिखो भाई, इसमें ऐसे विलयन जो सभी ताप तथा सभी सांद्रताओं पर यथार्थ रूप से राउल्ट नियम का पालन करते हैं। यथार्थ रूप से राउल्ट नियम का पालन करते हैं। उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। समझ में आ गई होगी डेफिनेशन। कोई भी टेम्परेचर रखो, कितनी भी सांद्रता ले लो, हर जगह किसका पालन करेंगे, राउल्ट नियम का। अगर राउल्ट का पालन कर रहे हैं डेट मीन्स वो आइडियल है, और नहीं पालन कर रहे हैं तो वो अनआइडियल है, नॉन आइडियल है, अनादर्श विलयन है। क्लियर हुई ना बात? तो ये तो इसकी डेफिनेशन हुई। अब इसके गुणों की बात करते हैं, है ना। तो सब हेडिंग लिखो, आदर्श विलयन के गुणधर्म। आदर्श विलयन के गुणधर्म। आदर्श विलयन के गुणधर्म। तो पहला पॉइंट लिखो, विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के वाष्प दाब के समान होता है, राउल्ट के वाष्प दाब के बराबर होता है। राउल्ट के वाष्प दाब के बराबर होता है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है ना। जो भी विलयन का दाब होगा, मतलब ये विलयन के लिए बेटा, ये सॉल्यूशन का ये ना निकल के आ रहा है जो, और ये टोटल आपने किससे निकाला है, राउल्ट से, दोनों समान है। ये लिख दो केवल जो बॉक्स में बंद है, P इक्वल टू PA नोट XA प्लस PB नोट XB। P इक्वल टू PA नोट XA प्लस PB नोट XB। सेकेंड पॉइंट लिखो, मिश्रित करने पर आयतन परिवर्तन शून्य होता है।
मिश्रित करने पर आयतन परिवर्तन शून्य होता है। लिख दिया? लिख दो डेल्टा बी बराबर 0, डेल्टा बी बराबर 0। इसको बेटा ऐसा भी समझ सकते हो आप, देखो कि इसका आयतन V1 था, इसका आयतन V2 था और टोटल विलयन का आयतन V3 था। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ V1 प्लस V2 किसके बराबर होगा? V3। एक ही बात है, और इनका अंतर निकाल लोगे तो 0 आएगा। V3 को इधर ले आओ या इसको उधर ले जाओ, एक ही बात है, कैसे कर लो, है ना। अगर मैं V3 में से इस पूरे को माइनस कर दूँ V1 प्लस V2 को, तो कितना आएगा? 0 आएगा। मतलब कुल मिला के बात है वही है ना। तो कोई ज़रूरत नहीं इसको अलग से लिखने की, समझ गए होंगे। तीसरा पॉइंट लिखो, मिश्रित करने पर ऊष्मा परिवर्तन शून्य होता है। मिश्रित करने पर ऊष्मा परिवर्तन शून्य होता है। लिख दो बेटा उसमें डेल्टा H बराबर 0, डेल्टा H बराबर 0 लिख दिए। तो इसमें वो लाइन लिखवा देता हूं, ना तो ऊष्मा छेपी है ना ऊष्मा शोषी है। अर्थात अभिक्रिया न तो ऊष्मा छेपी होती है न ही ऊष्मा शोषी होती है। अर्थात अभिक्रिया न तो ऊष्मा छेपी होती है न ही ऊष्मा शोषी होती है। और लास्ट पॉइंट 4th नंबर का ना, विलयन के अवयवों के मध्य, विलयन के अवयवों के मध्य कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। विलयन के अवयवों के मध्य कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। इस पॉइंट को लिख दो बेटा, ए का आकर्षण बल बराबर होगा बी का आकर्षण बल बराबर होगा ए का आकर्षण बल। रासायनिक अभिक्रिया मतलब जितना आकर्षण बल पहले था उतना ही बाद में मिल रहा है, कुल मिला के बात ये है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा। लिख दिए? इसके उदाहरण लिख दो, 5वें पॉइंट में उदाहरण लिख दो ना, 5वें नंबर का पॉइंट लिख देना। इसमें चल रहे हैं ना 1 2 3 4 ऐसे 5 लिख दो, उदाहरण लिख रहे हैं ना। पहला उदाहरण लिखो, बेंजीन तथा टोलुइन। आदर्श विलयन के उदाहरण लिख रहे हैं ना। बेंजीन और टोलुइन को मिलाओगे तो आइडियल सॉल्यूशन ही बनता है भाई, बेंजीन तथा टोलुइन। दूसरा लिखो एन हेक्सेन, अरे एन मतलब समझ गए ना, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। और तीसरा लिखो एथिल ब्रोमाइड तथा एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड तथा एथिल क्लोराइड। समझ गए? इसमें एक बेटा इसका आरेख और बनाना है हमको, है ना, ग्राफ। उस चीज को और बता देता हूँ साथ के साथ, आइडियल का आइडियल के साथ ही बना के छोड़ देंगे उसको, है ना। देखो
सुनिएगा भैया ना, इसका आरेख बनाते हैं ना, ऐसे होता है बेटा। कल की क्लास में हमने ये देखा था, एक इक्वेशन निकल के आई थी राउल्ट वाले में, लिक्विड प्लस लिक्विड वाले में, है ना भाई। उस टाइम पे आपको बताया था बेटा P बराबर क्या होता है, पी ए नोट एक्स ए पी बी नोट एक्स बी। थोड़ा सा मैं वापस रिवाइज कर रहा हूँ उसको, है ना। उसमें क्या कहा था फिर आपको कि इसमें ऐसे देखो एक्स ए प्लस एक्स बी मिला करके कितना होता है बेटा, 1 होता है। किसी एक की वैल्यू रख दो, मान लो मैं एक्स बी की वैल्यू रखूँ तो एक्स बी क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ए। तो यहाँ एक्स बी की जगह लिख दिया बस हमने, पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट, और एक्स बी की जगह क्या लिख देंगे, 1 माइनस एक्स ए। इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दिया था हमने, ये हुआ पी ए नोट एक्स ए, पी बी नोट का मल्टीप्लाई 1 से होगा पहले तो यही आएगा, फिर माइनस है पी बी नोट एक्स ए। क्लियर हुआ। फिर ये कहा था इन दोनों में एक्स से कॉमन आ रहा है, तो ऐसे करते हैं। उससे पहले इसको लिख देता हूँ मैं, इस वाले को स्टार्टिंग में मैं इसको लिख के इसको तो फ्री करो अलग। अब इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स ए, तो मैं एक्स से कॉमन निकालता हूँ। यहाँ से क्या बचेगा बेटा, पी ए नोट माइनस यहाँ से क्या बचेगा, पी बी नोट। क्लियर है, ये टर्म्स आएगी। ऐसे तुम्हें कहा था कि दूसरा फॉर्मूला आप यहाँ एक्स बी का नहीं, एक्स ए का मान निकाल के यहाँ रख देते एक्स ए की जगह, तो ऐसे हो जाता पी बराबर पी बी की जगह क्या हो जाता, पी ए नोट। जहाँ ए है वहाँ बी कर दो, बी है वहाँ ए कर दो, एक्स ए की जगह क्या हो जाएगा, एक्स बी। ये हो जाएगा पी बी नोट माइनस पी ए नोट, वही हो जाता है। तो दोनों ही सही है अपनी अपनी जगह, कोई दिक्कत नहीं है, गलती किसी में नहीं है ना। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, एक इक्वेशन उठा ली हमने, P बराबर पी बी नोट प्लस एक्स ए पी ए नोट माइनस पी बी नोट। इस इक्वेशन को देखो, y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है ना, उससे तुलना कर रहे हैं। सरल रेखा का समीकरण क्या होता है बेटा, y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो देखो ये तो m और x तो मल्टीप्लाई में, और c अकेला होगा, तो c अकेला होगा तो c तो ये हो गया। भले ऐसे लिख दूं मैं इसको, y बराबर ये तो हो गया c, और इधर कुछ एम एक्स आएगा, एम एक्स यही आएगा ना, तो ये हो गया x और ये हो गया m, ये हो गया x और ये हो गया m। भाई इसी से तुलना करते हैं ना हम, ठीक है। तो ये तो ढाल निकल के आ जाएगा, अच्छा उल्टा हो गया ना, ये तो ढाल निकल के आ जाएगा और ये x को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, कुल मिला के बात है बेटा, हम इसका एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में क्या करते हैं, y एक्सिस पे तो दाब लेते हैं, वाष्प दाब। y एक्सिस तो ये हो गई, जिस पे तो हम क्या लेंगे बेटा, वाष्प दाब, मतलब P। x एक्सिस पे क्या लेंगे, मोलन्स, यहाँ लिखेंगे बेटा मोलन्स। ठीक है, अब इन दोनों के बीच ग्राफ बना रहे हैं। ग्राफ की स्टार्टिंग हमेशा C से होती है, जो लाइन खींचते हैं वो C से स्टार्ट होगी, है ना। हाँ भाई देखो, स्टार्टिंग कहाँ से होगी, C से। तो एक वैल्यू तो होगी ना कोई C की, कहीं ना कहीं पॉइंट तो आएगा जहाँ C स्टार्ट होगा। क्लियर है। और उसके बाद में क्या होगा बेटा, यहाँ होगा C पॉइंट, है ना। मैं ऐसे कह रहा हूँ, देखो स्टार्टिंग में आपके पास में एक्स ए भी है और एक्स बी भी है, इन दोनों की वैल्यू देखते हैं हम। सबसे पहले C कहाँ से स्टार्ट होगा, पी बी नोट, मतलब पूरा का पूरा क्या है आपके पास में, B है। पूरा दाब जो निकल के आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, B की वजह से। A तो है ही नहीं, A तो हो रहा है 0 और पी बी नोट का मान कर रहे हैं मैक्सिमम 1। उस टाइम पर क्या है, पूरा का पूरा वाष्प दाब किसकी वजह से आएगा, B की वजह से। इसलिए वो पॉइंट हमने मान लिया कितना है बेटा, ये पी बी नोट। B का जो वाष्प दाब होता है शुद्ध अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है। किसी का भी वाष्प दाब देखोगे शुद्ध अवस्था में सबसे ज़्यादा, उसमें कुछ भी चीज़ मिला दोगे वाष्प दाब में कमी हो जाती है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे वाष्प दाब में अवनमन बोलते हैं। अभी के लिए इतना ध्यान रखो, B का वाष्प दाब स्टार्टिंग में, क्योंकि पूरा हमारे अकॉर्डिंग तो पी बी नोट लिख रहे हैं, और मैं उल्टा यहाँ से स्टार्ट करता तो इसमें ये कह देता सारा का सारा वाष्प दाब C यानी पी ए नोट आता, है ना। पी ए नोट आता तो यहाँ x से तो हो जाता 1, A की वजह से आ रहा है, और B हो जाता 0। एक केस ये बना। उसके बाद में एक और कहीं पॉइंट आएगा जिसमें अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसमें x से ऐड करना स्टार्ट किए और एक कंडीशन आ जाएगी, x भी तो हो गया नेग्लिजिबल और x से पूरा हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं एक और पॉइंट ऐसा ले रहा हूँ बेटा जिसमें क्या हो रहा है,
अब उल्टा कर दिया मैंने, एक्स ए को मान लिया 1 और एक्स बी को कर दिया कितना। अब पूरा वासुदाब किसकी वजह से दिखेगा आपको, ए की वजह से, अरे एक्स ए की वजह से दिख रहा है पूरा वासुदाब, ठीक है। अब तुम्हें ये बात तो समझ में आती है इस जगह से, ये बताओ पी ए और पी बी में से बड़ा कौन सा है, पी ए बड़ा होगा, बड़ी वैल्यू में से तो घटा रहे होंगे, है ना, ठीक है। तो पी बी का वासुदाब तो कम आएगा, ठीक, और पी ए का वासुदाब इससे ऊपर ही मिलेगा कहीं। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस पॉइंट को ऊपर कहीं ना कहीं मान लेता हूँ इस जगह, है ना। तो उस लाइन को मैं ऐसे बना देता हूँ बेटा, ये पॉइंट हो। उम्मीद है बात समझ में आई होगी, है ना, ठीक है। तो इस जगह क्या हुआ, पूरा का पूरा वासुदाब जो निकल के आया वो किसकी वजह से आया, ए की वजह से, पी ए नॉट। दोनों पॉइंट्स अभी तक के क्लियर हुए, है ना, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं कि ये तो निकला किसके लिए, विलयन के लिए। अब सुनो, इसमें एक और बनाते हैं कि यहां से इस जगह से जो लाइन जा रही है पूरी यहां तक, है ना, इसको देखो हटाओ, इस वाली लाइन को देखो। इसमें क्या कहोगे कि पी बी नोट था, क्योंकि हमने क्या कहा स्टार्टिंग में पूरा का पूरा बी है। अब इसमें क्या मिलाना स्टार्ट किया, ए। अभी बताया आपको शुद्ध अवस्था में सबसे ज्यादा, कुछ मिलाओगे तो धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और एक कंडीशन पे आ गए, एक्स ए तो पूरा 1 हो गया और एक्स बी पूरा 0 हो गया, तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये बी के लिए बनाया हो, बी पहले पूरा मैक्सिमम था, धीरे धीरे कम होते कहाँ चला जाएगा, 0 पे। और एक्स ए स्टार्टिंग कहाँ थे, 0 पे, 0 से कहाँ तक जाएगा, पी ए नोट तक। ये बात समझ में आई क्या आपको, है ना, ठीक है। फाइनली सारी चीजें आपको देखो क्या क्या समझ में आई बेटा, अब उसको ध्यान से सुनना। ये लाइन किसके लिए बनाई मैंने, बताओ, ए के लिए कि बी के लिए, ए के लिए, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 में तो ए था, मतलब ये जो निकल के आ रहा है ना वो निकल रहा था पी ए के लिए, और वो क्या निकल के आएगा, पी ए नोट एक्स ए। समझ गए। ये वाली जो लाइन बनाई वो किसके लिए बनाई, बी के लिए, तो इसका क्या निकल गया, पी बी बराबर पी बी नोट एक्स बी, ठीक है सर। ए और बी के लिए बनी। इस बार ये लाइन किसके लिए बनी, ये पूरे विलियन के लिए बनी। पूरा विलियन का मतलब क्या होता है बेटा, पी बराबर पी ए नोट एक्स ए, पी बी नोट एक्स बी, ठीक है। मतलब एक ए के लिए अलग बनेगी, एक बी के लिए अलग बनेगी, और एक पूरे विलियन के लिए बनेगी। 3 लाइनें बनाई इसमें, 2 तो शुद्ध अवस्था के लिए बनाई हैं और ये पूरे विलियन के लिए बनाई हैं, है ना। तो ये शुद्ध, ये होता है आदर्श विलियन, उसके लिए ग्राफ मतलब बिल्कुल स्ट्रेट, लगातार या तो बढ़ेगा या घटेगा, जो भी, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, देखो मैं इस इक्वेशन को और भी ज़्यादा अच्छे से लिख देता हूँ ताकि इसी को लिख के समझ जाओगे आप, है ना। ऐसा करते, सुनो, इसको ऐसे लिख देते, देखो y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना कर रहे हैं ना, इसी को मैं लिख रहा हूँ, y की जगह तो p हो गया, y की जगह तो हो गया p बराबर ये हो गया c पी बी नोट प्लस m, ये इस तरीके से आएगा ना, तो m की जगह क्या लिखूंगा बेटा, पी ए नोट माइनस पी बी नोट, ये हो गया ना, ये हो गया m, और x की जगह क्या हो जाएगा, एक्स ए प्लस पी बी नोट। बस कुछ नहीं बेटा, मैंने इसको चेंज कर लिया इक्वेशन के हिसाब से, साफ साफ सीधा सीधा तुम्हें दिख जाए कि कौन सा क्या क्या दिखा रहा है। समझ में आ गया, y तो ये है, m इन दोनों का डिफरेंस है, x ये और c ये, है ना। तो ये वैल्यू जो थी वो c को बता रही है, और c का मान कितना है, पी बी नोट। लिख दो आदर्श विलयन के लिए आरेख, आदर्श विलयन के लिए आरेख। ये सब कुछ मैंने कल करवा दिया था, इसलिए इसको तो हटा रहे हैं ना, बस समझाने के लिए वापस बता दिया, बस और कुछ नहीं। पहले इसको लिख लेना बेटा ताकि आपको समझ में आ जाएगा कौन सा क्या है, और उसके बाद ये ग्राफ बना लो फटाफट, है ना।
जिसमें डायरेक्ट P लिखा है वो विलियन का है, जिसमें PA लिखा है वो A के लिए, जिसमें PB लिखा है वो B के लिए। तीनों लाइनें इसी में मिक्स और ऐसे ही बनाना है आपको एग्जाम में भी। बना लिया? तीनों लाइनें इस पे लिख देना, तीनों क्या क्या है ना, ए का कौन सा है, बी का कौन सा है, इन दोनों पॉइंट में लिख देना, एक्स ए क्या है, एक्स बी क्या है। ठीक है भाई, ओके खत्म है ना। अब इसके बाद में सेकंड नंबर हेडिंग डालो, अनादर्स विलियन। आदर्श पूरा हो गया है ना, आदर्श में समझ में आ गया ना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है आदर्श विलियन क्या होता है समझाइए, तो यही सबको समझाना। एक डेफिनेशन हो गई, 4 छोटे छोटे पॉइंट हो गए, एग्जाम्पल हो गया और साथ में ग्राफ हो गया। ग्राफ बोले ना बोले बना देना फटाफट, है ना। ये वही अनादर्स विलियन, उसमें क्या लिखा था, राउल्ट नियम का पालन करते हैं। सेम लाइन लिख दो, बस लास्ट में लिख देना राउल्ट नियम का पालन नहीं करते। पर उसमें सभी लिखा था, इसमें लिख देना किसी भी सांद्रता, है ना। तो लिखो भाई, ऐसे विलियन जो किसी सांद्रता या किसी ताप पर राउल्ट नियम का पालन नहीं करते हैं, राउल्ट नियम का पालन नहीं करते हैं, उन्हें अनादर्स विलियन कहते हैं। उन्हें अनादर्स विलियन कहते हैं। फटाफट लिखो अनादर्स विलियन के गुणधर्म। अनादर्स विलियन के गुणधर्म, हाँ भाई पहला पॉइंट क्या लिखा था, यही लिखा था ना, विलियन का वास्तव राउल्ट के वास्तव के समान होता है। ठीक है, यहाँ मना कर दो, समान नहीं होता है, पूरी लाइन लिख दो, लास्ट में लिख देना समान नहीं होता है। जल्दी लिखो फटाफट, है ना, अपनी लैंग्वेज में लिखते रहो उसको। विलियन का वास्तव राउल्ट के वास्तव के समान नहीं होता है, उस पॉइंट को देखते रहो और साथ में लिखते रहो। सही है, ये लिख देना बेटा, उसके बाद ये साइन लगा लेना, नॉट इक्वल टू, है ना। जब इसको लिखो, जब इसमें नॉट इक्वल टू कर देना। नॉट इक्वल टू कर दिया ना। सेकंड पॉइंट लिख दो फटाफट, वहां लिखा था आयतन परिवर्तन शून्य होता है, यहाँ क्या लिख दोगे, आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता है।
आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता है, डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू 0। तीसरा पॉइंट, क्या लिखा था भाई? ऊष्मा परिवर्तन शून्य होता है, यहाँ शून्य नहीं होता, तो लिख देना ऊष्मा परिवर्तन शून्य नहीं होता है। अरे नहीं करके लिखते रहो फटाफट, है ना। लिख दिया तीसरा। फोर्थ पॉइंट में वहां क्या लिखा था? कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। फोर्थ पॉइंट ये लिखा था ना, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, सही है ना। ठीक है, तो इसमें लिख दो रासायनिक अभिक्रिया होती है। वहां मना किया था, यहाँ होगी, रासायनिक अभिक्रिया होती है। और फिर बाद में लिख देना ये वाला, इसमें आकर्षण बल आप भी ये लिख लेना पहले की तरह। लिख दिए क्या? हो गया। इसमें लिख लेना बेटा, ये वो ए का आकर्षण बल ऐसे कैसे लिखना है, बस नॉट इक्वल टू लगा देना। हो गया। अब इसमें ना तो अभी उदाहरण लिखे, ना ही अभी ग्राफ बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको हम आदर्श में 2 टाइप्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें अलग अलग लिखेंगे। भाई वो उदाहरण दिए तो कौन से अनादर्श का है, तो उसी में लिखेंगे फिर साथ में, है ना। तो लिखो बेटा, यहाँ तक कंप्लीट हो गया हो तो बताओ, आगे चलो। देखो, अनादर्श विलयन 2 प्रकार के होते हैं। अनादर्श विलयन 2 प्रकार के होते हैं। अब ए और बी करके लिख लेते हैं ना। एक पहला लिखो धनात्मक, पहला वाला पॉइंट लिखो बेटा, धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन। धनात्मक विचलन वाला, देखो बेटा चारों पॉइंट वही आएंगे। एक तो धनात्मक विचलन वाला है और ये कौन सा है? ऋणात्मक। पहले में ये पढ़ा था टोटल पी ए नोट एक्स ए पी बी नोट एक्स बी, क्लियर है। लेकिन ये तो बराबर वाले में पढ़ा था। अब हम बात कर रहे हैं इसमें धनात्मक की या ऋणात्मक की, है ना। पी ए नोट एक्स ए पी बी नोट एक्स बी। देखो बेटा, धनात्मक वाले में जो वाष्प दाब है वो राउल्ट के वाष्प दाब से ज़्यादा होता है, ऋणात्मक वाले में कम होता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर, समझ गए ना। धनात्मक मतलब वाष्प दाब विलयन का ज़्यादा होगा, राउल्ट का कम होगा। तो राउल्ट से धनात्मक होता है, इसलिए पॉजिटिव बोला इसको, मतलब राउल्ट से ज़्यादा होता है। दूसरा क्या पढ़ा था बेटा? आयतन परिवर्तन। आयतन परिवर्तन क्या बताया था वहाँ? शून्य। इस बार धनात्मक होगा, मतलब आयतन परिवर्तन का मान ज़्यादा होगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा वी है ना, वो कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव, प्लस में आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा, डेल्टा वी लेस देन 0। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, नेगेटिव, डेल्टा वी नेगेटिव। तीसरा पॉइंट क्या था वहाँ? डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है, मतलब ऊष्मा परिवर्तन भी धनात्मक। तो यहाँ क्या हो जाएगा? डेल्टा एच लेस देन 0, क्लियर है। फोर्थ वाले पॉइंट में, अरे बेटा ए यही था बी और बी के बीच का, और यहाँ क्या था? ए और बी के बीच का। बात सही है ना। तो इसमें क्या है? देखो, ए का आकर्षण, बी का आकर्षण, ए बी का आकर्षण। वहाँ क्या किया था हमने? नॉट इक्वल टू। इस बार क्या हो जाएगा? टोटल जो ए बी का आकर्षण बल और इनके बीच का आकर्षण बल है। देखो, इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा समझाता हूँ, पहले 3 ये पॉइंट लिखवा देता हूँ ना, है ना। एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लो।
इसको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करते हैं ना। पहले डेफिनेशन लिखवा देता हूँ धनात्मक वाले के ना, लिखो। चलो सुनो, इस चीज़ को हम कल ही डिस्कस करेंगे पूरा, है ना, क्योंकि अभी पूरा लिखवाना पड़ेगा, फिर इनके ग्राफ बनवाने पड़ेंगे, वो टाइम लग जाएगा थोड़ा सा ना, ठीक है, थोड़ा सा टाइम की कमी है बेटा। तो इसको अच्छे से और कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अभी उम्मीद है इतनी बात तो समझ में आ गई है ना, धनात्मक वाले में सब प्लस में जाएंगे, ऋणात्मक वाले में सब माइनस में चले जाएंगे, ठीक है। और इसको मैं वापस से डिटेल से कल ही करवा देंगे ना, एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक विचलन वाला होता है, ठीक है। बस वो ग्राफ में कुछ नहीं है, देखो ग्राफ में क्या बनाना पड़ेगा, अभी फिर टाइम लग जाएगा ना। ग्राफ में भी क्या बेटा, ये ग्राफ बनता है ना, ये आदर्श है। धनात्मक करोगे तो ये लाइन सीधी ना जा करके ऐसे बन जाती है ऊपर से, ये लाइन सीधी ना जा करके ऊपर से बन जाती है, ये लाइन सीधी ना जा करके ऊपर से बन जाती है, ये धनात्मक हुआ, है ना। ऋणात्मक की बात करूं तो लाइन नीचे से आ जाती है इस तरीके से। तो इस तरीके से तीनों ग्राफ बनेंगे ना, तो कल ही बात कर लेंगे फिर उसकी, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त कर देते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे अनादर्श विलयन के टाइप से, है ना, इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।